हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया क्लास 12, स्टार्ट भी नहीं करा लेकिन उसके बारे में जान लिया है कि कौन सा चैप्टर क्या है, तो आपको एक चीज तो पता चल गई होगी कि यार आउट ऑफ ऑल दी चैप्टर्स एक चैप्टर ऐसा है जो बच्चों को परेशान करता है और वो है नेशनल इनकम। 10 मार्क्स का अच्छी खासी वेटेज लेकर बैठा हुआ ये चैप्टर, जिसमें से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो 100% गारंटी है। अब वो 3 नंबर का भी हो सकता है, वो 6 नंबर का भी हो सकता है। और भैया इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, हमारे नेशनल इनकम के फॉर्मूलेस घुस ही नहीं रहे माइंड में, कैसे करें कैसे नहीं करें। तो आ जाओ, आप लोगों के लिए वन वीडियो सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूं, जिसमें मैं सारे फॉर्मूलास आपके सामने जो है वो फ्रेम करने वाला हूं, लॉजिकली बताने वाला हूं, याद करने की टेक्निक बताने वाला हूं और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करके दिखाने वाला हूं। और बस जो है इस वीडियो के बाद आपकी जो नेशनल इनकम की टेंशन है, प्रैक्टिकल की जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिंड कमेंट में भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल थ्योरी फॉर्मूलास ए से लेकर जेड तक सारे के सारे जो है नोट्स आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएंगे। और वो अगर आपने पीडीएफ पढ़ ली तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है। चलो आ जाओ। तो वीडियो का टॉपिक है हमारा ऑल नेशनल इनकम फॉर्मूलास इन वन वीडियो। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, आप सबने जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो पढ़ा होगा, ये 100% श्योर है। लेकिन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से ही आपके जो है नेशनल इनकम के फॉर्मूलाज डिराइव हुए हैं। तीन जो है वो हुए हैं। जैसे आपको पता है कि हाउस होल्ड से फर्म्स सबसे पहले क्या जाती हैं, फैक्टर सर्विसेज। क्या जाती हैं, फैक्टर सर्विसेज। मैं इसको जो है फैक्टर सर्विसेज यहां पर लिख देता हूं। अब वो फैक्टर सर्विसेज जाती हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से फर्म्स क्या करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और वो प्रोडक्शन से ही आपका सबसे पहला मेथड बन के आ गया, क्योंकि जितनी वैल्यू के फैक्टर सर्विसेज जाते हैं उतनी वैल्यू के ही प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, क्योंकि हम हमारे रॉ मटेरियल्स और इन सब की कॉस्ट माइनस कर देते हैं। तो यहां से आपका जो है पहला मेथड निकल के आता है, दैट इज वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड का अगर आपको दूसरा नाम पता होगा, वो होता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट ही तो निकलता है यहाँ से, गुड्स एंड सर्विसेज जो है निकलते हैं। उसके बाद वो गुड्स एंड सर्विसेज बेचे जाते हैं, जिससे जो है जो भी पैसा कमाई होती है वो वापस हाउस होल्ड को डिस्ट्रीब्यूट होती है इन फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। अच्छा, फर्म के लिए अगर वो फैक्टर पेमेंट है तो हाउस होल्ड के लिए ऑब्वियस सी बात है वो फैक्टर इनकम होगी। और यहां से आपका जो है इनकम मेथड निकल के आता है, जिसमें जो है हम सारी फैक्टर इनकम्स को जो है ऐड करते हैं। और इसीलिए जो है इनकम मेथड का दूसरा नाम क्या होता है, डिस्पर्सल मेथड, क्योंकि वो डिस्पर्स करी जा रही है इनकम। उसके बाद ये जो सारी इनकम है ये वापस जो है फर्म्स को दे दी जाती है हाउस होल्ड द्वारा इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये बदले में क्या देते हैं आपको, गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पर आपका जो है तीसरा मेथड निकल के आता है, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहला लॉजिक आप लोगों के लिए जानना ये जरूरी था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से ही आपके तीनों मेथड्स निकल के आते हैं। अब हम तीनों मेथड्स को एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन इनके पढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूलास, कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलास आपको करने होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कन्वर्जन फॉर्मूलास। क्या बोलते हैं उनको हम, कन्वर्जन फॉर्मूलास। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बिना आपके जो सारे मेथड के फॉर्मूलास हैं वो अधूरे हैं, वो इनकम्प्लीट है। ये हमारे कन्वर्जन तीन है, इसलिए मैं इसको अपनी लैंग्वेज में त्रिमूर्ति या त्रिदेव फॉर्मूलास कहता हूं। ठीक है जी, क्योंकि यही हमारे नेशनल इनकम को बनाते हैं। हमारे त्रिदेव हमारे संसार को बनाते हैं, इन्होंने हमारे नेशनल इनकम को बनाया हुआ है। तो सबसे पहला जो आ जाता है वो आ जाता है ग्रॉस से नेट जाना या फिर नेट से ग्रॉस जाना। ठीक है, अब ध्यान से देखना यहां पर ये कैसे करने हैं। ठीक है, देखो ग्रॉस का मतलब क्या होता है, यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हमने जो है इतनी एडिशन करी कैपिटल स्टॉक में। ठीक है, तो वो ग्रॉस होता है। अभी हमने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करी, तो ग्रॉस में हमेशा इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन होता है। नेट जो है उसमें हम अपनी डेप्रिसिएशन भी जब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कि भैया इतना तो ऐड हुआ ही हुआ कैपिटल स्टॉक, लेकिन पिछले वाला जो है इतना जो है सब्ट्रैक्ट हो गया, इतना हमने यूज कर लिया। ठीक है, तो वो निकल के आता है आपका नेट। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब भी आपको नेट निकालना है तो किसी भी ग्रॉस वाली वैल्यू से जब आप डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है आपका
कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या फिर कई बार डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट। इसके अलावा वो क्या दे देता है, कैपिटल एसेट इतने का खरीदा और ब्रैकेट में लिख देगा लाइफ स्पैन। तो जो भी कॉस्ट दी हो कैपिटल एसेट की उसको डिवाइड कर दो कि उसके लाइफ स्पैन से, तो आपके पास उसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और यही अगर आपको ग्रॉस वैल्यू कोई निकालनी हो और नेट दे रखी हो क्वेश्चन में, तो आप इसमें जो है डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। ये बात याद रखना, आपको दोनों वे से करना है, ठीक है। फॉर्मूलास याद, ये याद रखना। अब याद करने का तरीका क्या, सिंपल सी बात है। देखो नेट में कितने अक्षर है, नेट में अक्षर है 3। ग्रॉस में कितने अक्षर है, ग्रॉस में अक्षर है 5। तो ऑब्वियस सी बात है किसी ज्यादा अक्षर वाले से किसी कम अक्षर वाले पे जाना है। अगर हमने वर्ड्स, अक्षर मतलब वर्ड्स, तो हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा, इसलिए हमने माइनस कर दिया, इसलिए हमने क्या करा, माइनस करा। अब अगेन यही लॉजिक लगा लो यहाँ पर, अगर कम वाले से ज्यादा पे जाना है तो कुछ प्लस करना पड़ेगा। तो एक टेक्निक तो आपकी ये हो गई, ठीक है। दूसरा जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका आपके मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना। किस पे जाना, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। देखो एक बात हमेशा याद रखना, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है टोटल एक फर्म को कितनी फैक्टर इनकम देनी पड़ी या फैक्टर कॉस्ट इनकर। फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्टर सर्विसेज की जो कॉस्ट होती है, बस रॉ मटेरियल्स या इधर उधर की कॉस्ट नहीं। तो कितनी कॉस्ट इनकर करनी पड़ी, फैक्टर कॉस्ट टू मेक अ प्रोडक्ट, ठीक है। वो होती है फैक्टर कॉस्ट। लेकिन मार्केट में कभी भी फैक्टर कॉस्ट पे नहीं बिकता सामान। मार्केट में किस पे बिकता है, मार्केट में बिकता है मार्केट प्राइस पे, जिसमें गवर्नमेंट आके अपना टैक्स लगा देती है, या फिर अगर एसेंशियल कमोडिटी है तो वो आके माइनस कर देती है उसमें से कुछ। तो हमें जो है फैक्टर कॉस्ट एक्चुअली में निकालना होता है कि यार एक्चुअली में कितना वो फैक्टर पेमेंट लगी है एक प्रोडक्ट को बनाने में। तो अब इसका भी ध्यान से देखना, सिंपल सा लॉजिक है। अगर हमें जो है फैक्टर कॉस्ट निकालना है और क्वेश्चन में जो है मार्केट प्राइस आपको दे रखा है, तो आप उस मार्केट प्राइस में से नेट आईटी माइनस कर देंगे। नेट आईटी का मतलब क्या होता है, नेट आईटी का मतलब होता है आईटी माइनस सब्सिडी। सब्सिडी को फाइनेंशियल हेल्प भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप फाइनेंशियल हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं। और आईटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, वैट, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इन सब का ध्यान रखना, एग्जाम्पल पढ़ना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद यही अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना और फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है आप नेट आईटी प्लस कर देंगे। अच्छा कई बार क्वेश्चन में नेट आईटी के बजाय नेट सब्सिडी दे देता है, तो आप एज इट इज नहीं यूज करेंगे। सबसे पहले जो भी वैल्यू दे रखी होगी आप उसके आगे अपना माइनस लगा देंगे, वो नेट सब्सिडी ऑटोमेटिकली नेट आईटी बन जाएगा। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूज करो। अब इसको याद करने का तरीका क्या, आ जाओ ये भी कर लेते हैं। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, तो अगर हम टेक्निकली देखें, कॉस्ट मतलब जो फर्म को इनकर करनी पड़ रही है, मार्केट प्राइस मतलब जो कस्टमर को पे करना पड़ रहा है। तो हमेशा जो है फर्म कॉस्ट से ज्यादा ही बेचती है मार्केट में अपने प्राइस को, क्योंकि अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि उसको जो है टैक्स वैक्स देना पड़ता है, तो वो उसमें ऐड कर देती है। तो अगर कोई ये वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी कंपेयर, ऐसे तो नहीं है कि हर बारी ज्यादा होगी, बस याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो मार्केट प्राइस हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फैक्टर कॉस्ट। तो किसी ज्यादा वैल्यू वाले से किसी कम पे जाना, क्योंकि ये कॉस्ट है ये प्राइस है, तो प्राइस हमेशा ज्यादा होता है कॉस्ट से। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो कुछ माइनस करना पड़ेगा, तभी ज्यादा से कम पे पहुंचेंगे। सिमिलरली कम से ज्यादा पे जाना है तो हमें प्लस करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है हम कुछ ज्यादा वाली वैल्यू पे पहुंचेंगे। और हमारा जो तीसरा फॉर्मूला होता है कि हमें डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है। किससे निकालना है, डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जब भी हमें नेशनल कोई चीज निकालनी हो और हमें डोमेस्टिक वाली वैल्यू दे रखी हो, तो हम उस डोमेस्टिक वाली में जो है NFIA ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, NFIA जो है ऐड कर देंगे। NFIA क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसका फॉर्मूला होता है फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। अब इस बात का जो है आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन में अगर ये NFIA सीधा दिया है, फुल फॉर्म में देगा हमेशा, तो वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देना चाहिए। अगर उसने क्वेश्चन में गलती से नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे दिया, नेट और टू, तो आपको अपना माइनस लगाना पड़ेगा, तब जाके वो फ्रॉम बनेगा। फिर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, हमारे रेसिडेंट ने बाहर से कितना कमाया, और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। देखो नेशनल इनकम का लॉजिक क्या होता है, नेशनल इनकम का लॉजिक होता है कि हम अपने कंट्री के हमारे बंदों की इनकम देख रहे हैं, हमारी टेरिटरी में बनी हुई इनकम नहीं। तो हमारी टेरिटरी में दो टाइप के बंदे इनकम अर्न करते हैं, एक जो हमारे बंदे हैं, एक जो बाहर वाले बंदे हैं। अब हमारे बंदे तो हम उसकी तो इनकम काउंट करेंगे, बाहर वाले की हमारी टेरिटरी में कमाई हुई इनकम क्यों काउंट करेंगे, इसलिए माइनस कर दिया, ठीक है। सिमिलरली हमारे जो बंदे हैं वो सिर्फ हमारी टेरिटरी में नहीं कमाते, बाहर से भी कमाते हैं, तो उनकी वो वाली इनकम भी ऐड करेंगे, इसलिए वो ऐड कर दिया। सिमिलरली अगर आपको डोमेस्टिक निकालना हो और आपको नेशनल दिया हो, तो इसमें NFIA जो है आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये तीन कन्वर्जन फॉर्मूलास अगर आपको बाय हार्ट याद हो जाते हैं, बिलीव मी कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली प्रैक्टिकल को, मतलब
सेकंड स्टेज पे ले जाने के लिए। फर्स्ट स्टेज तो ऑब्वियस सी बात है, जो हम फॉर्मूलास करने जा रहे हैं उसी पे जो है रिलाई करेगी। तो सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है वैल्यू एडेड मेथड का। किसका आ जाता है? वैल्यू एडेड मेथड। अच्छा, इस बात में आपने ध्यान रखना है, अच्छा बच्चों को यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि यार किस मेथड से कौन सा वाला नेशनल इनकम एग्रीगेट निकलता है। अगर आपको यही याद नहीं है तो फिर तो जीरो हो जाएगा आपका नेशनल इनकम का प्रैक्टिकल। तो वैल्यू एडेड मेथड में आपका निकलता है या तो जीवीए एमपी बोल लो उसको, या जीडीपी एमपी बोल लो। ठीक है, अब हम ऐसे बोल लो क्यों बोल रहे हैं भाई? या तो बोलो तो एक ही बोलो। देखो, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। कई बार अगर वो वीए की फॉर्म में ही मांग रहा है तो आप वीए ही लिखोगे, लेकिन अगर आप इसकी फॉर्म में मांग रहे हैं तो आप वो इसकी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्या होता है फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या फॉर्मूला होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या क्या आ जाता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट में आ जाता है आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली नहीं दिया। सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स के फॉर्मूले होते हैं दो। अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स अलग से दी है तो डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट कर दोगे, लेकिन अगर आपको प्राइस और क्वांटिटी सोल्ड दिया हुआ है तो वो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब जाके सेल्स आएगी। ठीक है, कई बारी प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड इन क्वांटिटी सोल्ड डोमेस्टिकली हो तो उससे सिर्फ डोमेस्टिक सेल्स आएगी। ठीक है, फिर प्लस एक्सपोर्ट ऐड करोगे। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है आपका ठीक है, ये होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, कितना बच गया जो इस साल बनाया था, तो ये होता है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसके ज्यादा एक्सपैंड नहीं होता। और ठीक है, आईसी जो है ज्यादातर दिया होता है, नहीं तो रॉ मटेरियल्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में भी अगर सिर्फ आपको डोमेस्टिक दिया हुआ तो उसमें अलग से इंपोर्ट ऐड करोगे तब जाकर आपका टोटल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स आएगा। उसके अलावा आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, कोई आपका रिपेयर्स है, ठीक है, फ्यूल है, पोस्टेज है, ये सारे मतलब फैक्टर कॉस्ट को छोड़कर फर्म कोई भी कॉस्ट इनकर कर रही है वो सारी आपकी इंटरमीडिएट कॉस्ट में चली जाती है। ये बात याद रखना। कैपिटल एसेट नहीं, वो नहीं, वो तो फिर वो आपका इसमें आ जाता है इन्वेस्टमेंट में, वो अलग है। इंटरमीडिएट कॉस्ट इज रिलेटेड टू दैट कॉस्ट जो प्रोडक्ट के यूसेज में, जो बेसिकली अपनी फॉर्म छोड़कर प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाती है। तो जितनी भी कॉस्ट होती है जो फैक्टर पेमेंट को छोड़ के होती है, अगर वो गलती से रेंट दे देता है, सैलरी देता है, वेजेस दे देता है, तो वो इंटरमीडिएट कॉस्ट मत मान लेना, जो अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो कॉस्ट हैं ये आपके इंटरमीडिएट हो जाते हैं। फिर जो आपका आता है ये आ जाता है जीडीपी एमपी। फिर उसके बाद वो जो आपको एग्रीगेट बोलेगा, वो जीडीपी से एनडीपी बोल रहा है, ये वो कन्वर्जन फॉर्मूला यूज करके आप उसको बना सकते हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, कई बारी क्या होता है, ऐसे तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी होती है, कई बारी सेक्टर वाइज अलग दी होती है। ठीक है, या फिर फर्म वाइज अलग क्वेश्चन दिया होता है। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में अलग इंफॉर्मेशन दी होती है कि फर्म ए का सेल्स इतना है, फर्म बी का सेल्स इतना है, तो उसमें क्या है, फर्म ए का अलग जीवीएमपी निकालते हैं, ठीक है, और फर्म बी का जीवीएमपी अलग निकालते हैं। फिर इन दोनों को ऐड करके ये बनता है आपका जीडीपी एमपी। क्या बनता है? जीडीपी एमपी। सिमिलरली अगर सेक्टर वाइज में प्राइमरी का अलग दिया हुआ है, सेकेंडरी का अलग दिया हुआ है, टर्शरी का अलग दिया हुआ है, तो इन तीनों का आप जो है जीवीए एमपी निकालेंगे, तब जाकर जो है आपका इन तीनों के जीवीए एमपी का एग्रीगेट जाकर जो है आपका जीडीपी एमपी बनेगा। ठीक है, फिर उसको आप किसी भी नेशनल इनकम एग्रीगेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका वैल्यू एडेड मेथड। इससे ज्यादा डिटेल में आता ही नहीं है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे इनकम मेथड की तरफ। अब हमारा इनकम मेथड क्या कहता है, जरा उस पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं, लाइटन कर लेते हैं अपने आप को। इनकम मेथड में डायरेक्टली निकलता है आपका एनडीपीएफसी, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम के नाम से जानते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये भी पता होना चाहिए डोमेस्टिक इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है और नेशनल प्रोडक्ट क्या है। डोमेस्टिक इनकम हो गया एनडीपीएफसी, नेशनल इनकम हो गया आपका एनएनपीएफसी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया आपका एनडीपीएमपी, ठीक है, और नेशनल प्रोडक्ट हो गया एनएनपीएमपी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो ज्यादातर तो वैसे डोमेस्टिक और नेशनल इनकम पूछता, प्रोडक्ट नहीं पूछता। तो इसमें डायरेक्टली आता है आपका एनडीपीएफसी, जिसमें जो हम है हमारी सारी जितनी भी हम फैक्टर पेमेंट्स पे करते हैं, भले ही वो एम्प्लॉयज की हो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, भले ही वो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस हो, भले ही वो आपका मिक्स्ड इनकम हो, ये तीनों हम ऐड करते हैं। अच्छा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की अपनी बाइफर्केशन है, इसमें सैलरी एंड वेजेस कैश वाली, सैलरी एंड वेजेस काइंड वाली, एंड एसएससी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ये सब चीजें जो हैं इसमें
आ जाती हैं, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। अच्छा, कई बार ये जो है क्वेश्चन में सिर्फ सैलरी एंड वेजेस के नाम से दे देता है, तो यहाँ पर एजम्पशन होती है कि इसमें कैश और काइंड दोनों इंक्लूडेड है। तो अगर सिर्फ क्वेश्चन में सैलरी एंड वेजेस दे दे और इन कैश या इन काइंड अलग से दे दे तो ऐड मत कर देना, इसमें दोनों आ गए। ऑपरेटिंग सरप्लस के अपने कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें रेंट आ जाता है एंड रॉयल्टी, अगर एक साथ दिया तो ऐड हो जाएंगे, अलग अलग दिया तो ऐड हो जाएंगे, एक साथ दिया तो एक साथ ही लोगे। उसके बाद इंटरेस्ट हो जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट, इंटरेस्ट सीधा दिया होगा, रेंट रॉयल्टी सीधा दिया होगा, प्रॉफिट के अपने कंपोनेंट्स छूट जाते हैं। प्रॉफिट में एक सबसे पहले दिया जाता है कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, जिसको रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिविडेंड्स। कई बारी इन दोनों को जो है कंबाइंड वे में प्रॉफिट आफ्टर कॉर्पोरेट टैक्स के नाम से भी जानते हैं, प्रॉफिट आफ्टर कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी सेविंग्स का दूसरा नाम होता है। तो इससे ज्यादा नहीं टूटेगा, मिक्स्ड इनकम सीधा दिया तो ठीक, नहीं दिया तो जीरो मानोगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा चलते हैं, अच्छा इसके ना कई बार एग्जांपल दे देता है सैलरी एंड वेजेस इन काइंड के, तो वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं कि जैसे अगर रेंट फ्री हाउस दे दिया, ये सब दे दिया, वो सैलरी एंड वेजेस इन काइंड है। बाकी प्रिकॉशंस में आपको ध्यान से पढ़ना पड़ता है। और फाइनल हमारा इसमें आ जाता है एक्सपेंडिचर मेथड। हमारा क्या आ जाता है इसमें? एक्सपेंडिचर मेथड। आउट ऑफ ऑल दी मेथड सबसे इजी है, जिसमें सिर्फ एक कंपोनेंट में ही हेरफेर होती है, बाकी तो नहीं। इसमें भी आपका वैल्यू एडेड मेथड की तरह सीधा ही जीडीपी एमपी निकलता है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट दिया होगा, नहीं दिया तो जीरो, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो जीरो। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो इसके कंपोनेंट्स अभी बताता हूं। और नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट डायरेक्ट दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके निकल आएगा। और अगर नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दिया हुआ तो ऑब्वियसली फिर जैसा हर बारी मैंने बताया माइनस अपना लगा दोगे वैल्यू के आगे, तो वो नेट एक्सपोर्ट बन जाएगा। जो आपका जीडीसीएफ है, ये दो से बनता है। एक बनता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की, कितने के आपने फिक्स्ड एसेट खरीदे, और दूसरा बनता है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का वही फॉर्मूला हो जाता है आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन सीधा दिया। कई बारी जो है इसकी जगह वो दे देता है एन, एनडीसीएफ, या फिर इसकी जगह दे देगा एन, तो इसमें ये ऐड करके वो एनडीसीएफ ही बनेगा। तो फिर आपका सीधा जो है जी की जगह यहां पर एनडीपीएमपी आएगा। तो अगर यहां पर एन दिया तो यहां पर सीधा आएगा, तो यहां तो एन पूरा यूज कर लो फॉर्मूले में, तो एनडीपीएमपी बना दो उसको। या फिर पहले एन में आप डेप्रिसिएशन, क्योंकि जी मतलब ग्रॉस, एन मतलब नेट, तो एन में आप पहले डेप्रिसिएशन ऐड करके उसको जी बना दो, फिर यहां पर जीडीपीएमपी आएगा। तो इस बात का जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होते हैं आपके फॉर्मूला। और ये अपार्ट फ्रॉम नेशनल इनकम एक आपका एक और टाइप का प्रैक्टिकल बन जाता है, दैट इज रियल जीडीपी या रियल नेशनल इनकम निकालना, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स, या फिर जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100, ठीक है। तो ये तो आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बहुत ही लुखा सा होता है, बट फॉर्मूलास पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। चलो अब थोड़े से जरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, और हमारा जो है फॉर्मूलास वाला पार्ट प्रैक्टिकल में आपको बता रहा हूं। अगर आपने इस तरीके से करा, ये लॉजिक्स मैंने आपको बता दिया याद करने के, फिर जो है कन्वर्जन फॉर्मूला सबसे ज्यादा याद, किस मेथड में क्या चीज निकल के आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा आपके फॉर्मूलास ऑन टिप्स होने चाहिए, जो कि ऑब्वियसली क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही बनते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट देखो, अब यहाँ पर जो है अलग अलग सेक्टर वाइज दे रखा है, तो अब मैं प्रॉपर फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं सीधा लिख रहा हूँ। हमें निकालना क्या है, एक तो जीवीएमपी निकालना है, फिर नेशनल इनकम निकालना है। तो सीधा अगर मैं जीवीएमपी की बात करता हूँ, तो जीवीएमपी में आपका तीनों सेक्टर का अलग निकाले, जीवीएमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर का अगर जीवीएमपी निकालना है तो उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट जो कि 800 है, फिर उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो कि 400 है, वो माइनस कर दूंगा, तो इसका आ गया 400। ऐसे ही सेकेंडरी सेक्टर का निकालना है तो उसका 200 माइनस 100, तो इसका आ गया 100। और टर्शरी सेक्टर का निकालना है तो आपका आ जाएगा 300 माइनस 50, ये आ गया 250। और तीनों का ऐड कर दूंगा तो मेरे को कंबाइंड जीवीएमपी पूरी इकोनॉमी का मिल जाएगा, विच इज 400, 100, 500, 600, 700, 750 आ जाएगा। अब मेरे पास जीवीएमपी आ गया, आई नो जीवीएमपी जीडीपीएमपी ही होता है। अब मुझे निकालना है नेशनल इनकम, जो कि एनएनपीएफसी होता है, ठीक है। तो मेरा ये जो जीडीपीएमपी आया 750, सबसे पहले जी को एन बनाना है, डेप्रिसिएशन माइनस, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 80। अब कंबाइंड दिया हुआ सबका, ठीक है, तो अब कंबाइंड वे से चलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आगे क्या करना होता है, ये भी हम एक साथ ही कर लेते हैं इसमें। तो 750 में से 80 मैंने माइनस कर दिया,
ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब FC MP दे रखा है, FC बनाना है, तो उसमें नेट IT माइनस करना पड़ेगा। नेट IT आपको दे रखा है इनडायरेक्ट अलग से दे रखा है 50, उसमें सब्सिडी जो है 20 अलग से माइनस करनी पड़ेगी। एंड देन उसके बाद डी को डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, तो NFIA ऐड, NFIA में आपको फीफा लग दिया हुआ है, फैक्टर इनकम रिसीव बाय रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 10, और पेड वाली अलग दे रखी है। ठीक है, तो ये जो है 10 माइनस 20 अलग से चला जाएगा। तो यहां पर अब हम देखेंगे 750 माइनस 80 होता है आपका 670, 670 माइनस आपका हो जाएगा 30, 640, 640 माइनस 10, आंसर आना चाहिए आपका 630, आंसर आना चाहिए 630। गलत हो तो कमेंट में जरूर लिख देना अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो। चलो अगले पे चलते हैं। अब आपको निकालना है NNPFC मतलब नेशनल इनकम। ठीक है, इनकम मेथड दिख रहा है हमें यहाँ पर, तो हमारा इनकम मेथड से सीधा क्या आता है, NDPFC, जिसमें SSC बाय एम्प्लॉइज। अच्छा यहां पर मैं एक चीज बताना भूल गया, एम्प्लॉयर वाली SSC ऐड होती है, लेकिन अगर SSC बाय एम्प्लॉइज है उसको मत गलती से ऐड कर देना। ठीक है, ये शायद मैं पीछे मेंशन करना जो है आपको भूल गया, ये SSC बाय एम्प्लॉयर है। अगर एम्प्लॉय दिया तो उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी एडेड होती है। तो सबसे पहले वेजेस एंड सैलरी 800, कैश और काइंड अलग नहीं दी है तो मैं मानूंगा इसमें ही है दोनों। उसके अलावा SSC बाय एम्प्लॉयर 100 वो अलग ऐड हो जाएगा। ये बन गया मेरा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस में आ जाता है आपका रेंट एंड रॉयल्टी 300, उसके अलावा आपका इंटरेस्ट आ जाता है 400, उसके अलावा आपका प्रॉफिट आ जाता है 500। और मिक्स्ड इनकम के नाम पे मिक्स्ड 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 आई थिंक नहीं दे रखी है कहीं पर, तो ऑब्वियसली फिर जीरो मानेंगे, तो उसको छोड़ो, या तो लिखो ही मत या तो जीरो लिख दो। 800, 900, 900 और 300 हो गया 1200, 1200, 400, 1600, 1600 और 500 होते हैं आपके 2100। अब मेरे को निकालना है NNPFC। NNPFC होता है NDPFC विच इज 2100। इसमें मेरे को बस NFIA ऐड करना है। NFIA मुझे कहां दे रखा है, NFIA नेट फैक्टर इनकम 2 है, देखो नेट भी दे रखा है 2 भी दे रखा है, तो मेरे को अपना माइनस लगाना पड़ेगा वैल्यू के आगे। ठीक है, ये रूल होता है। तो ये मेरा आंसर आ गया 2050। अगेन अगर गलत आए तो मेरे को बता देना। और जो हमारा फाइनल क्वेश्चन है वो है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड को लेकर। एक्सपेंडिचर मेथड में अगेन नेशनल इनकम मांग रहा है, लेकिन सबसे पहले निकलता गया, देखो सबसे पहले क्या एनालाइज करो क्वेश्चन को, देखो एलिमेंट्स कौन से मेथड के दिए, क्योंकि कभी भी मेथड स्पेसिफाई नहीं करता वो। तो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड, तो ऐसे आपको एनालिसिस करना पड़ता है। तो GDP MP में सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 5000, उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3000, उसके बाद आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सीधा दिया, बस ये देख लेना बीच में कहीं फिक्स्ड वर्ड ना हो। ठीक है, तो ये 1000 अलग से। उसके बाद आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के बाद वो हो गया आपका नेट एक्सपोर्ट, नेट इंपोर्ट दे रखा है, मैं अपनी तरफ से माइनस लगा दूंगा। ठीक है, तो 5, 3, 8 और एक 9, 9 में से आपके 200 गए तो 8800 आपका GDP MP आ गया। मुझे निकालना है NNPFC। अब NNPFC के लिए GDP MP में से सबसे पहले तो मैं अपनी डेप्रिसिएशन माइनस करूं। डेप्रिसिएशन ये रही, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, दूसरे नाम जरूर पता होने चाहिए तभी क्वेश्चन कर पाओगे। फिर नेट आईटी माइनस करूं एमपी को एफसी बनाने में। नेट आईटी नेट आईटी आपको सीधा दे रखा है 800। फिर उसके बाद आपका NFIA प्लस करूं, NFIA में NFIA नेट करंट ट्रांसफर नहीं, NFIA होती है फैक्टर, ये करंट है, नेट फैक्टर इनकम 2 है। तो अब देखो माइनस दे रखा है, मैं अपना माइनस भी लगाऊंगा तो वो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, नेट और 2 दे रखा है और माइनस खुद दे रखा है उसने, तो मैं अपना माइनस भी लगाऊंगा, ये नहीं कि उसने माइनस दे रखा है तो हम अपने वाला इग्नोर कर देंगे, नहीं, जो रूल है वो रूल है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, तो 800 गए, 8000 बच गए, 50 गए, 100 और जाएंगे, तो 7900 जो है आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करते हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। एक ही वीडियो में आप लोगों के लिए सम अप कर दिए सारे फॉर्मूलास, इससे बाहर नहीं आएंगे। जो जो चीजें बताई हैं इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि एक एक चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है। ऐसे ही वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बस अब जो है स्टार्ट आगाज हो चुका है, अब रुकेंगे नहीं हम लोग। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।